यस क्लास, आज मैं सोशल साइंस की क्लास के साथ आपके सामने आई हूँ। हमारा प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर वर्ल्ड एंड इंडिया मैप, तो उसी को मैं आगे उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अब हम आगे देखते हैं। ये नोट्स लिखे हुए हैं, इन्हें समझ लीजिए। Delhi, the capital city, is as widely renowned for its architectural excellence as its history. Rashtrapati Bhavan and other structures stand in contrast to other parts of Delhi. दिल्ली जो कि हमारे देश की कैपिटल है, ये अपने ऐतिहासिक आर्किटेक्चर्स के लिए भी जानी जाती है। राष्ट्रपति भवन इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये ऐसी इमारतें हैं, ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंस से पहले के बने हुए हैं हमारे देश में। इसके अलावा और भी कई सारी सिटीज़ हैं, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु और गोवा के बीच हिल स्टेशन हिमालय के, और वाटर्स ऑफ केरला, मतलब वहाँ के जो जलप्रपात हैं केरला के वो, और इसके अलावा कश्मीर के जो झील हैं वो, ये सारी चीज़ें टूरिस्ट को के आकर्षण का केंद्र बनती हैं कि टूरिस्ट जो है इनको घूमने के लिए आते हैं। तो ये ना हमने सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं कुछ जगहों के। सबसे पहले हमने बात की दिल्ली के बारे में, दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, और इसके अलावा वहाँ पे और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि वहाँ का लाल किला, रेड फोर्ट, जिस पे हमेशा 26 जनवरी को अपनी स्पीच देते हैं प्रधानमंत्री, जंतर मंतर। इसके अलावा और भी वहाँ पे बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं जो इंडिपेंडेंस से पहले के बने हुए हैं, और वो दिल्ली में मशहूर हैं, लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। इसके अलावा हमने इसमें बताया मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु, चेन्नई, ये भी अपने अपने जगहों के अच्छे मॉन्यूमेंट्स के लिए और घूमने की जगहों के लिए मशहूर हैं। इसके अलावा केरला में जलप्रपात बहुत मशहूर हैं, हिमालय जो है वो हिल स्टेशंस के लिए मशहूर है, और गोवा के बीचेस बहुत मशहूर हैं। तो इसके अलावा इंडिया में बहुत सारी जगहें हैं जो घूमने के लिए हैं, जो कि टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र बनती हैं, इसीलिए टूरिस्ट जो है अट्रैक्ट होकर के और इंडिया घूमने के लिए आते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये मैंने लिखवा दिया है आप लोगों को। कुछ भी क्लियर ना हो तो मुझे बता दीजिए, और इसको नोट कर लीजिए, देन हम आगे इस टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। यस क्लास, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हम आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। एक बार उससे पहले मैं डिक्टेट कर देती हूँ। Delhi, the capital city, is as widely renowned for its architectural excellence as its history. Rashtrapati Bhavan and other structures stand in contrast to other parts of Delhi, which have mostly been built post-independence. Other major cities in India of note are Mumbai, Kolkata, Chennai, and Bengaluru. The beaches in India, hill station in the Himalayas, waters of Kerala, and the paradisical Kashmir make India an alluring tourist destination. Clear? अब मैं इसको रब कर रही हूँ। ओके, यस क्लास, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हुए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन for foreign travelers. The top 10
airports which offer flights to international destination are Indira Gandhi Airport, Indira Gandhi International Airport, second is Chhatrapati Shivaji International Airport, which is in Mumbai, in Delhi. Kempegowda International Airport, which is in Bengaluru. Chennai International Airport, in Chennai. नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इन कोलकाता एटसेट्रा। मैंने अभी 5 मेजर एयरपोर्ट्स के नाम आपको लिखवाए हैं। ये सारे ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बने हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन ट्रैवलर्स। इंडिया जो है वो एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए और यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। द टॉप 10 एयरपोर्ट्स विच ऑफर फ्लाइट्स टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशन आर। अभी उन 5 मैंने एयरपोर्ट्स के नाम लिखवाए हैं जो कि हमारे को विदेशों से कनेक्ट करते हैं। पहला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई में है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु, ये बेंगलुरु में है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इन कोलकाता, ये कोलकाता में है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। यस क्लास, सबने नोट कर लिया? तो अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट एयरलाइंस के बारे में भी बताना चाहूंगी, पर उससे पहले ही अगर आपने नोट कर लिया तो हमें इसको रब करना है, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। क्लियर? यस। अब जैसे कि मैंने बताया, मैं कुछ पॉपुलर एयरलाइंस के बारे में बताने वाली हूँ। पॉपुलर एयरलाइंस दैट कनेक्ट India to
other countries are Qatar Airways, Emirates, Thai Airways, Singapore Airlines, Air Asia and British Airways. ये 6 एयरवेज हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये सब पॉपुलर एयरवेज हैं जिनके थ्रू इंडिया के जो मेंबर्स हैं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, वो अनदर कंट्री में जा सकते हैं और अनदर कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो हमारी कंट्री में आसानी से आ जा सकते हैं। उसके ये एयरलाइंस के नाम है, इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, देन हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। आंखों में पड़ती है ना फ्लैश। सभी ने ये नोट कर लिया, तो अब हम आगे बढ़े इसी चैप्टर पे। अब हमने आगे इसमें पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। मतलब इंडिया हमारी ज्योग्राफिकली, इसके इंडिया के फीचर्स क्या हैं और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली इंडिया का भूखंड, मतलब उसका जो एरिया है वो कितना बड़ा है, क्या पॉपुलेशन है, वो सब कुछ हम अब इस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, देन नेक्स्ट। यस, नाउ अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। India is the 7th largest country in the world। मतलब विश्व के अंदर इंडिया जो है वो 7वें स्थान पर सबसे बड़ी कंट्री है एरिया के हिसाब से। एरिया वाइज मतलब इसका भूखंड जो है वो 7वें स्थान पर आता है, इतना बड़ा है इंडिया। इससे बड़े और 6 देश हैं। It lies on the Indian plate, which is the northern portion। इंडिया वर्ल्ड के मैप में उस पोर्शन पे आता है, उस बेल्ट पर आता है जो नॉर्थ पोर्शन की तरफ है।
यस, इंडियन ज्योग्राफी के अनुसार इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से. इट लाइज ऑन इंडियन प्लेट विच द नॉर्थन पोर्शन ऑफ द इंडो. ये उस प्लेट पर आता है इंडिया हमारा, जो कि एक नॉर्थन पोर्शन है जो ऑस्ट्रेलिया से निकट प्लेट पर है. और इंडो मतलब इंडो पोर्शन, नॉर्थन पोर्शन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाई 3 डिफरेंट वाटर बॉडीज. इंडियन सब कॉन्टिनेंट के चारों तरफ 3 वाटर बॉडीज हैं, जिसकी वजह से ये इजीली रिकॉग्नाइजेबल है वर्ल्ड मैप के अंदर. वर्ल्ड मैप के अंदर इंडिया इसलिए आसानी से रिकॉग्नाइज हो जाता है क्योंकि ये 3 वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, ओशन से घिरा हुआ है. इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन. ठीक है, 3 ओशन से घिरा हुआ है ये, इस वजह से ये अलग से पता चल जाता है. मैंने मैप में दिखाया था ना, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन सब लिखा हुआ था. तो ये उसी तरीके से है. इंडिया जो है वो 3 वाटर बॉडी से घिरा हुआ होने की वजह से वर्ल्ड मैप में आसानी से पता चल जाता है. अब आप इसको नोट कीजिए, देन हम इसमें आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए. यस क्लास, ये सभी नोट कर लिया. ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसको मैं एक बार और रीड कर देती हूँ. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. इट लाइज ऑन द इंडियन प्लेट विच इज द नॉर्थन पोर्शन ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. The Indian subcontinent is surrounded by 3 different water bodies and is easily recognizable on the world map. Clear? तो अब हम आगे बढ़ते हैं geographical features के साथ. Yes class, now start with geographical features, our new topic about geography of India. यही पॉइंट पढ़ रहे हैं हम इस वक्त, geography of India. तो अब हम इसके geographical features के बारे में पढ़ेंगे. The country covers an area of about 3.28 million square kilometer. The main land of India extends between 8 degree 4 and 37 degree 6 north latitude and 68 degree 7 and 97 degree 25 east longitude. The Tropic of Cancer 23 degree 30 and north divides India into almost 2 halves. The total length
of the coastline is 7517 kilometer. किलोमीटर। अभी इतना ही, फिर देन हम इसको नेक्स्ट शुरू करेंगे। और इसका मतलब समझ लीजिए, ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में हमने क्लियर किया है। इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड, मतलब इसका जो भूतल वाला एरिया है, मतलब जिसमें लोग रह सकते हैं, जिसमें जीव जंतु ह्यूमन बींग सब लोग रहते हैं, वो मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई उन्होंने बताई है 8 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री 0.6 नॉर्थ लेटीट्यूड में, मतलब लंबाई में, और 68 डिग्री 7 एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट में लॉन्गिट्यूड में, लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में बताया है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 एंड डिवाइड इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 हाफ, मतलब ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ, ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो कोस्ट लाइन से 7517 किलोमीटर है। तो आपके लिए समझने योग्य बात ये है कि इंडिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है, और 8 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री 6 ये नॉर्थ लेटीट्यूड में है, और इतना ही ये लॉन्गिट्यूड में है। और ये 23 डिग्री 30 एंड डिवाइड्स करते हैं इसको 2 अलग पार्ट्स में, इसकी लेंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताते हैं, और इसकी जो लंबाई है उसको 7517 किलोमीटर तक उसकी लेंथ को बताते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, देन हम इसमें आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यस क्लास, यहाँ तक ये क्लियर हो चुका हुआ है। हमने ज्योग्राफिकल फीचर अपना नया टॉपिक शुरू किया था। इससे पहले हम
इंडिया के जोग्राफिक एरिया के बारे में बात कर चुके हुए हैं अभी इससे पहले जो टॉपिक था। अब इसको मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ। द कंट्री कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 एंड 97 degree 25 east longitude. The Tropic of Cancer 23 degree 30 and divides India into almost two halves. The total length of the coastal line is 7,517 किलोमीटर। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। इसके अलावा हमने इसी चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ा है इंडिया से रिलेटेड। हमने इस चैप्टर के अंदर इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, हमने इंडिया में जो टूरिज्म एरिया हैं उनके बारे में पढ़ा, इंडिया का जोग्राफिकल जो एरिया था वो हमने मैप के थ्रू पढ़ा कि इंडिया में हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो मैंने मैप के थ्रू आप लोगों को क्लियर भी किया था और आपको 7 यूनियन टेरिटरीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर भी की थी। अब आज की क्लास में हमने इंडिया के जोग्राफिक एरिया के बारे में भी पढ़ा, इम्पोर्टेंट एयरलाइंस के बारे में पढ़ा और इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में भी पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं इंडिया के जोग्राफिक एरिया के बारे में। अब इसी में मैं आगे और इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, इसको मैं भी मिटा नहीं रही हूँ, इसके आगे ही नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। द इंडियन पेनिनसुला tapers southward, resulting in the division of the Indian Ocean into two water bodies, the Bay of Bengal and the Arabian Sea. In India, there is a great diversity of landforms such as lofty mountains, deep valleys, extensive plains, and a number of islands. ये टॉपिक इतना ही है अभी, देन हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से शुरू किया मैंने। द इंडियन पेनिनसुला टेपर्स साउथवर्ड रिजल्टिंग इन द डिवीजन ऑफ इंडियन ओशन इनटू टू वाटर बॉडीज। इंडिया का जो पेनिनसुला है, मतलब इंडिया का जो पूरा भूखंड है, एरिया है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इंडियन ओशन की वजह से, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। मैंने जब आपको मैप दिखाया था तो उसमें आपने देखा था कि यहाँ जैसे इस तरीके से जो एज आ रही है मैप की, तो उसमें नीचे श्रीलंका बना हुआ है, एक तरफ अरेबियन ओशन बना हुआ है, अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल बना हुआ है, जिसको कि हम बंगाल की खाड़ी इसमें लिखा हुआ था, और सबसे नीचे लिखा हुआ है हिंद महासागर, तो हो गया इंडियन ओशन। तो ये दो पार्ट्स में अलग अलग है, एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ वो बे ऑफ बंगाल है, तो उसकी वजह से ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। और इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, जैसे कि हमने इसमें देखते हैं लॉफ्टी माउंटेन्स, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी वैलीज मतलब खाइयाँ, और प्लेन्स भी देखते हैं, और नंबर ऑफ आइलैंड्स भी है हमारे यहाँ। आइलैंड समझते हैं आप लोग? आइलैंड मतलब बर्फीला एरिया। लद्दाख जो है वो हमारा बर्फ से घिरा हुआ है, हिमाचल प्रदेश हमारा पहाड़ों से घिरा हुआ है, हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। डीप वैलीज जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ आपको वैलीज तो मिलेंगी ही मिलेंगी, जो पहाड़ के नीचे की जो जगह होती है उसको वैली बोलते हैं। और प्लेन्स जैसे प्लेन एरिया भी बहुत है हमारे यहाँ, ग्रीन एरिया, प्लेन एरिया, वो प्लेन एरिया है। तो हमारे देश में आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जोग्राफिक रीजन की वजह से। आप इसको नोट कीजिए, देन हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो अब हम इसको मैप के थ्रू क्लियर करते हैं कि बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन मैप में किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना, इंडियन ओशन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को दो वाटर बॉडीज अलग अलग पार्ट्स में। क्योंकि अभी हमने प्रीवियस इसमें पढ़ा था कि इंडिया जो है वर्ल्ड के मैप में अलग ही दिख जाता है, क्योंकि ये 3 वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। पढ़ा था ना आपने? तो अब वो हम मैप के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। ओके क्लास, ये नोट कर लिया सभी ने? तो अब हम मैप को आगे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अभी पहले पास से दिखा दूं। यस क्लास, अब देखिए मैंने अभी बताया आपको, ये आ रहा है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, ये है अरब सागर और ये है हिंद महासागर। तो ये इंडिया का जो ये लोअर एज है पूरा, ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। ठीक है। अक्सर आपने सुना भी होगा कि तमिलनाडु में कभी तूफान आ जाता है, कभी चेन्नई में बाढ़ आ जाती है। तो उसके पीछे कारण यही है क्योंकि ये पूरा वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। नीचे का जो एज वाला एरिया है ये पूरा मीन्स आपका समझ लीजिए गुजरात एंडिंग, महाराष्ट्र से लेकर के और पूरा तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, केरल तक, ये पूरा वाटर बॉडी से ही घिरा हुआ है। तो इसलिए ये तीन पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, ये दो पार्ट्स हैं और तीसरा पार्ट है हिंद महासागर, ये रहा। तो इन 3 वाटर बॉडीज से हमारा जो इंडिया है वो घिरा हुआ है, इसलिए ये वर्ल्ड के मैप में अलग से शो हो जाता है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छे से इसमें दिखाई दे रहा है? यस। अभी पूरा मैप शो हो रहा है आपको अच्छे से, ये दिखाई दे रहा होगा। ये अरब सागर है, मीन्स दिस इज अरेबियन सी, this is Bay of Bengal and this is Indian Ocean। क्लियर हो गया बिल्कुल? हिंद महासागर, इंडियन ओशन, बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल और अरब सागर मीन्स अरेबियन सी। इन 3 पार्ट से इंडिया जो है वो पानी से, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। क्लियर हो गया बिल्कुल सबको अच्छे से? अब हमने अपना प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा है उसका हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, जो मैंने आज की क्लास की शुरुआत में नहीं किया, क्योंकि आज मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट करा दिया था। तो इसमें हमने शुरुआत में क्या पढ़ा वो मैं क्लियर कर देती हूँ। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इंडिया के फीचर्स के बारे में पढ़ा था, इसके जोग्राफिक फीचर्स के बारे में पढ़ा था कि इंडिया में डेजर्ट भी पाए जाते हैं, हिल्स भी पाए जाते हैं, प्लेन्स भी पाए जाते हैं, प्लेट्यूज भी पाए जाते हैं, ये पढ़ा था। इसके बाद हमने इसकी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। तो गवर्नमेंट के अंदर हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे, लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। जो अपर हाउस होता है उसको राज्यसभा कहते हैं, जो लोअर हाउस होता है उसको लोकसभा कहते हैं। जो राज्यसभा होती है वो इम्पोर्टेंट काउंसलिंग के लिए, जो मंत्रीगणों की मीटिंग होती है उसके लिए होती है, और जो लोकसभा होती है वो छोटे मोटे आपके प्रॉब्लम्स को निपटाने के लिए होती है, और ये जनरली जनता जनार्दन की समस्याओं को सुलझाने के लिए होती है। इसलिए इसको इसलिए इसको लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था 29 स्टेट्स के बारे में और 7 यूनियन टेरिटरीज के बारे में। 29 स्टेट्स हमारे कौन कौन से हैं वो भी मैंने क्लियर किया था, वो इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी हमारे देश के मुख्य राज्य हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज है अंडमान एंड निकोबार समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर एंड नागर हवेली, दमन और दीव, ये सभी हमारे देश की यूनियन टेरिटरीज हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था टूरिस्ट एरिया के बारे में। तो टूरिस्ट एरिया में हमने सबसे पहले पढ़ा था ताजमहल के बारे में, जो कि 7 वंडर्स में से एक है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसके अलावा हमने ताजमहल के अलावा और भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ा था। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारी टाइगर सेंचुरीज भी हैं, जिनको देखने के लिए लोग आते हैं, और बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं, जिनमें से एक काफ़ी मशहूर है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी। 2004 में आई थी मूवी काल, वो कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर ही बनी हुई थी, और उसमें जानवरों के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा दिखाया गया था। उसके बाद हमने आज की क्लास में कंटिन्यू किया था दिल्ली के रिगार्डिंग। दिल्ली में हमने पढ़ा था कि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बने हुए हैं, जो कि आज़ादी से पहले के बने हुए हैं, जिसमें कि मैंने सबसे पहले तो बात करी थी राष्ट्रपति भवन की, और राष्ट्रपति भवन के अलावा मैंने जंतर मंतर और रेड फोर्ट के बारे में भी बात की थी। ये ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आज़ादी से पहले के बने हुए हैं, और दिल्ली में देखने के लिए हज़ारों टूरिस्ट वर्ष में कई बार इनको देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट एयरलाइंस के बारे में और इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में आपको बताया था। मैंने आपको 5 एयरपोर्ट्स के नाम बताए थे। फर्स्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई में है। इसके अलावा था हमारा किम्पे गोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलोर में है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो चेन्नई में है, और इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो कि कोलकाता में है। इसके अलावा हमने एयरलाइंस के बारे में पढ़ा था, तो कतार एयरलाइंस, इमिरेट्स और एयर एशिया, ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस और थार एयरवेज, ये सारी इम्पॉर्टेंट एयरलाइंस हैं जो हमको एक देश से दूसरे देश से कनेक्ट करती हैं, जिसके द्वारा इस देश के सिटीजन्स जो हैं वो विदेशों में जा सकते हैं, और विदेशों के जो यात्री हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था इंडियन जोग्राफिक एरिया के बारे में। जोग्राफिक फीचर्स मैंने अभी आपको क्लियर किए हैं, और जोग्राफिकल एरिया के बारे में भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया था आज की वीडियो में हमारी में। जोग्राफी ऑफ इंडिया में हमने बताया था कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड का, और ये अपने एरिया का 3.28 मिलियन एरिया जो है इसने कवर किया हुआ है, जिसपे कि लोग रहते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी वाटर बॉडीज से भी घिरा हुआ है, और वर्ल्ड के मैप में ही इसीलिए अलग दिखाई दे जाता है, क्योंकि ये 3 वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। कल हम इसको नया चैप्टर नहीं, मतलब जोग्राफिक एरिया के बारे में और नया पढ़ेंगे। आज के लिए मेरे यही टॉपिक्स थे। मैप के थ्रू मैंने आपको क्लियर कर दिया अरेबियन सी के बारे में, बे ऑफ बंगाल के बारे में और इंडियन ओशन के बारे में। ठीक है, बाकी हम कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका पिछली क्लास का कोई भी टॉपिक छूट गया हो, या पिछली क्लास से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो वो हम मुझसे क्लियर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9927188588 पे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी टॉपिक छूट जाता है तो वो आप मेरी यूट्यूब वीडियोस पर, यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप अगर एक लिंक भी खोलेंगे तो सारे लिंक ऑटोमेटिक उसमें शो हो जाएंगे। अगर आपका कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सो दैट मैं आपको लिंक आसानी से भेज सकूँ। आपको सिर्फ मुझे बताना होगा कि आपका कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। इंग्लिश की क्लास हो या सोशल साइंस की कोई भी क्लास, कोई भी टॉपिक, कुछ भी आपका छूट गया हो या आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके क्लास, अब कल मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस